एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमें बनानी है वीडियो फॉर फाइनल ईयर। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि फाइनल ईयर का पूरा सिलेबस, उनकी कौन से चीज़ें उन्हें अवार्ड के लिए पढ़नी है, हर पूरी डिटेल, हर छोटी से छोटी बात भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी। आई विल गाइड यू फॉर फाइनल ईयर। और बेसिकली आज थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस कम होगी लेकिन कम होगी, पर ये है कि कम होगी और कम इसलिए होगी क्योंकि आज मैं आई हुई हूँ लाइब्रेरी। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पे बाहर पार्किंग में वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि घर जाके तो फिर बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो मैं अटैच करती जाऊंगी, स्क्रीनशॉट्स वगैरह मैं दिखाती जाऊंगी। उसके बाद भी कोई क्वेरीज हो तो आप लोग मुझसे बेशक पूछ सकते हैं, लेकिन वी विल स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। और इसी वीडियो में ना हम क्वेश्चंस भी कवर करते चलेंगे। जो क्वेश्चंस जूनियर्स ने मुझसे ज़्यादातर पूछे हैं वो मैंने एक लिस्ट बना ली है, और मैं कोशिश करूंगी कि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो और सब चीज़ों के मैं आराम से डिटेल्ड आंसर जो है वो इसी वीडियो में दे दूंगी आप लोगों को, ठीक है। बाकी लाइट का थोड़ा बहुत मसला हो या आवाज़ का हो तो उसे प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और क्योंकि ऐसे मुझे कोई वीडियो एडिटिंग वगैरह भी नहीं आती है, जो रॉ एंड रेयर वीडियोस जैसी होती है वो मैं डाल देती हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं बुक्स के लिए, बुक्स पे कि आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है। सो लेट्स टेक योर पेन एंड नोटबुक और हर एक चीज़ को नोट करते जाओ, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट साथ ही लगाती जाऊँगी, लेकिन जो चीज़ें मैं बताती जा रही हूँ उसमें मैं स्क्रीनशॉट्स में सिर्फ आपके लिए बुलेट पॉइंट्स और शॉर्ट नोट्स वगैरह की तरह ही होगा, ठीक है। लेकिन जो डिटेल्स मैं आपको बताती जाऊँगी, स्पेशली दिस वीडियो इज़ फॉर पम्प्स और KMC के स्टूडेंट्स, के आपको मैं मेजर पॉइंट्स भी बता दूँगी कि आपको किस सब्जेक्ट में किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है और किस सब्जेक्ट के लिए किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो बुक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेडिसिन को ले रहे हैं। अच्छा, मेडिसिन के लिए आपके पास 3 बुक्स आ जाती हैं, ठीक है। जनरली 3 बुक्स हैं, उसमें फिर आपकी चॉइस है डेविडसन और फिर इनाम दानिश और इरफान मसूद, ठीक है। ये तीनों बुक्स हैं। अब डेविडसन आपको लाइब्रेरी से मिल जाएगी, आप कंबाइन उसका एक ही वॉल्यूम ले लें या 2 वॉल्यूम्स ले लें। मतलब एक ही बुक के फिर 2 वॉल्यूम्स होते हैं, लाइक छोटे से पोर्शंस की तरह समझ लें, ठीक है, इस तरह। इनाम दानिश आप ले लें या इरफान मसूद। अब क्या होता है कि पम्प्स में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इरफान मसूद यूज़ कर रही होती है, क्योंकि उनको शायद पढ़ने में इजी लगता है और फाइनल ईयर थोड़ा सा आपका हेक्टिक भी रहता है, बहुत ज़्यादा आपकी दूसरी एक्टिविटीज़ होती है। तो इरफान मसूद इज़ काइंड ऑफ अ वेरी शॉर्ट बुक, ठीक है। बट इरफान इज़ नॉट एज मच डिटेल्ड एज इट शुड बी। अगर आप मेडिसिन को अच्छे से समझना चाहते हैं, अगर आपका आगे स्कोप मेडिसिन की तरफ है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आगे की फील्ड जो वो मेडिसिन हो, तो यू शुड टेक इनाम दानिश, ठीक है। मैंने पर्सनली इनाम दानिश पढ़ी थी, मेरी फ्रेंड्स ने, मेरी 2 फ्रेंड्स तो उनमें से एक ने इनाम दानिश पढ़ी थी और दूसरी ने इरफान पढ़ी थी। तो अब इस चीज़ का एग्ज़ाम पे या आपके एनुअल प्रोग्रेस पे क्या इफेक्ट होगा, तो इफ़ आई विल टेल यू कि जिसने इनाम दानिश पढ़ी थी उससे भी पेपर उतना ईजी लगा था, जिसने इरफान पढ़ी थी उससे भी इतना ही पेपर ईजी लगा था। क्योंकि अगर आप इनाम पढ़ रहे हो आपको थोड़ा सा उसे डिटेल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इनाम में सब चीज़ें खुद लिखी हुई हैं तो आपको यूट्यूब वगैरह पे चैनल्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पर अगर आप इरफान पढ़ रहे हो तो आपको यूट्यूब चैनल्स की ज़रूरत पड़ेगी, एंड यू हैव टू नोट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन इरफान मसूद। आपको जो टॉपिक लिखा हुआ है उसी के साथ आपको हर चीज़ वहीं पर लिखनी पड़ेगी। बाकी डेविडसन जो है वो, डेविडसन अगर मैं कहूँ कि मैंने थोड़ी बहुत हद तक उसे पढ़ा था, लेकिन मैंने उसे इतना अच्छा नहीं पढ़ा जितना कि एक मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। पर मुझे इनाम दानिश से इतनी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई थी कि जब भी मैं कोई टॉपिक बगैर डेविडसन से पढ़े इनाम दानिश में देखती थी, समझ जाती थी, और उसके बाद मुझे कभी अगर ज़रूरत पड़ रही है और मैंने उसको डेविडसन में देख लिया तो वो चीज़ मुझे तकरीबन सेम लगती थी, समझ आती थी। तो अगर आप इनाम या इरफान कर रहे हैं अच्छे तरीके से तो डेविडसन टेक्स्ट बुक है जो कि बहुत डिटेल्ड है, और बच्चों को लगता है कि हमारी दूसरी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि पूरे साल में डेविडसन कवर नहीं हो सकती है, लेकिन आप लोगों को ऐसे लगता है। तो आप लोग बेशक डेविडसन अगर नहीं भी पढ़ रहे या उसको थोड़ा बहुत देख रहे हैं लेकिन हल्का फुल्का टच देने के लिए, तो फिर साथ में आप लोग इनाम या इरफान इन दोनों में से किसी एक बुक की तरफ चले जाएं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी मेडिसिन के लिए। अब मेडिसिन के लिए एक बुक जो मैंने किसी टीचर ने हमें सजेस्ट नहीं की थी, रेकमेंड नहीं की थी, पर हम लोगों ने अपने इंटरेस्ट से पढ़ी थी। हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे तो वो हम लोगों ने अपने इंटरेस्ट से पढ़ी थी, दैट इज़ CMDT, ठीक है। जो कि आप बाज़-औक़ात अपने कंसल्टेंट्स के पास देखेंगे, उनके ऑफिस में, उनकी टेबल पे, उनकी, मेरे ख्याल से उनकी फेवरेट बुक यही होती है CMDT।
क्लिनिकल मेडिकल एंड डायग्नोसिस लाइक समथिंग कुछ इसी तरह की बुक है। टेक्स्ट मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन CMDT इज़ अ वेरी गुड बुक। जो भी टॉपिक, जो भी चीज़ पूरी मेडिसिन पढ़ते हुए आपको अगर इन तीनों बुक्स में से कहीं पे नहीं मिल रहा या अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा, वो चीज़ नहीं मिल रही जो आपके आंसर में आपको रिक्वायर्ड है, तो फिर आई थिंक यू शुड मूव फॉर CMDT। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर मेडिसिन। नाउ कम टू द सर्जरी। सर्जरी के लिए आई विल रिकमेंड बेली एंड लव इज़ अ टेक्स्ट बुक, और इरफान मसूद डेफिनेटली इज़ अ गाइड बुक। ठीक है, शॉर्ट बुक। अब बेली एंड लव से ये है कि बेली एंड लव एट द एंड आप लोगों को पूरा साल नहीं भी बताई जाए, लेकिन एट द एंड आपको पम्प्स में फिर भी यही कहा जाएगा कि अगर बेली एंड लव अच्छे से पढ़ा तो उसकी एक एक लाइन में से आपके PCQs आते हैं। ठीक है, और टू बी ऑनेस्ट मैंने इसको एक ही रीड दी थी और मुझे एज सच वो रिटर्न नहीं रही, जो मुझे समझ आया कि मुझे रिटर्न नहीं रही। ठीक है, फिर आई वेंट फॉर द इरफान मसूद। दोनों मैंने पढ़ी थी, लेकिन इरफान मसूद मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, विद लेक्चर्स पढ़ी थी, तो वो मुझे लाइक जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इरफान मसूद में आप लोगों को जो भी लेक्चर सुनते हो वो सारे आप लोगों को पॉइंट आउट करने पड़ते हैं, सारी चीज़ें नोट करनी पड़ती है, छोटी छोटी डिटेल्स आपको साथ में टॉपिक के साथ ही लिखनी पड़ती हैं, तो इट्स विल मेक अ क्वालिटी कंटेंट फॉर यू। ठीक है, और दूसरा, हाँ, दूसरी बुक इसमें ना डॉगर्स जो है वो आप लोगों के लिए पढ़ के देखें अगर आप लोगों को समझ आ रही है। मैंने फ्रेंड्स या बेस्टमेट से सुनी थी, ताकि पर्सनली ना मैंने खुद पढ़ी है ना मैंने खुद को देखा है। ठीक है, तो मैं आप लोग पढ़ के देखें, अगर आप लोगों को समझ आए, अगर आप लोगों को बेहतर लगे तो आप बिल्कुल उसकी तरफ जा सकते हैं। पर मेरा काम इन 2 बुक से हो गया था, बेली एंड लव एंड इरफान मसूद। ठीक है, इरफान मसूद इज़ अ शॉर्ट बुक, तो उससे मेरा काम हो गया था आसानी से। अब दूसरा आ जाए स्पीड्स पे। अच्छा, सब्जेक्ट्स की जो मैंने सीक्वेंस बताई है वो आपको इसी तरह से फॉलो करनी है। वो आगे जाकर आपको बताती है कि आपको किस तरह से मेडिसिन करनी है और आपको सब्जेक्ट्स जो है वो साथ साथ किस तरह से रखने हैं। ठीक है, स्पीड्स में आपके पास एक ही बुक इनफ है परवेज़ अख्तर। एक चीज़ मैं मेंशन करके चलूँ, स्पीड्स वालों से पंगा नहीं लेने का, स्पीड्स वालों से पंगा नहीं लेने का। अगर आपने हमारी बैच का जिक्र सुना हो, सीनियर बैच का, तो पीट्स वालों से पंगा नहीं, वैसे किसी भी डिपार्टमेंट से नहीं लेना चाहिए, लेकिन स्पेशली पीट्स वालों के लिए बस परवेज़ अख्तर काफ़ी है। उसी को अच्छी तरह से पढ़ो। अगर मेडिसिन अच्छी पढ़ी होगी तो पीट्स आपकी अच्छी हो जाएगी। मेडिसिन और पीट्स के सब्जेक्ट में ऐसा इतना कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, फिर आ जाओ गायनी ऑप्स पे। गायनी ऑप्स के लिए तो डेफिनेटली आपके पास 2 ही चीज़ें हैं, 10 टीचर्स और इरफान मसूद। और गायनी ऑप्स बहुत ईजी होता है। उसके पेपर के लिए आप लोगों को सिर्फ सीनियर्स की तरफ से अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उसको छोड़ दें। पेपर ठीक होता है, मैं इजी नहीं कहूँगी पेपर ठीक होता है, लेकिन गायनी ऑप्स पढ़ने में ईजी है। सबसे ज़्यादा जो स्मूथ एंड ईजी सब्जेक्ट है, जो आपका आई थिंक विद इन 10 डेज भी हो सकता है, विद इन 2 वीक्स भी हो सकता है, वो गायनी। ठीक है, ये आपके हो गए बुक्स विद डिटेल्स के कौन से बुक आपने पढ़ने हैं किस सब्जेक्ट के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि मैं फिर भूल जाती हूँ चीज़ें, तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस में लिख के रखे हैं। क्वेश्चन वाइज जो भी आपके मसले हैं वो इसमें हल हो जाएंगे। ठीक है, और अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से बुक्स और उनकी चैप्टर डिवीज़न भी बताएं और कौन सी रोटेशन में क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, बुक्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं। उसके बाद चैप्टर डिवीज़न आपकी इस तरह से होती है कि जैसे मेडिसिन और सर्जरी। तो मेडिसिन में आपके M1 के चैप्टर्स अलग होते हैं, M2 के अलग होते हैं। सर्जरी में आपके सर्जरी S1 के अलग होते हैं, S2 के अलग होते हैं। S1 जो होती है वो आपकी जनरल सर्जरी होती है। स्पेशली अगर आप इरफान मसूद पे जाएँ तो उसके जो फर्स्ट पेज के जो भी कॉन्टेंट है वो आपके सारे S1 में आते हैं, जनरल सर्जरी में आते हैं, और जो सेकंड पेज में वो सारे S2 में आते हैं। सिर्फ इसमें एक छोटी सी एडिशन जो कि मैंने पास्ट पेपर्स के थ्रू देखी थी कि आपके जो थायराइड और ब्रेस्ट, ये 2 टॉपिक्स हैं, ये आपके S1 में भी आ रहे हैं, ये आपके S2 में भी आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर्स। ठीक है, तो इन 2 चैप्टर्स को आपको दोनों कैटेगरीज में पढ़ना है, S1 में भी पढ़ना है, S2 में भी पढ़ना है। फिर उसके बाद मेडिसिन के जो हैं वो मेडिसिन के ये था कि पास्ट पेपर्स में एक डिफरेंट लिस्ट थी अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर्स, पर लास्ट ईयर जब हमारे एनुअल एग्ज़ाम्स थे तो हमें जो क्वेश्चंस मिले थे वो थोड़े से
उस लिस्ट से एक दो क्वेश्चंस थोड़े से बाहर हो रहे थे, मतलब कुछ M1 के M2 की तरफ और कुछ M2 के क्वेश्चंस M1 की तरफ आ रहे थे। तो इसलिए मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा कि आप लोग खुद अपने HOD से जाके M1 और M2 की लिस्ट ले लें, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर आपका क्वेश्चन आता है कि स्टडी विद रोटेशन, कौन सी रोटेशन में हमें क्या पढ़ना चाहिए। देखो, वॉट रोटेशन जब भी होती हैं तो अगर आपका सबसे पहले मेडिसिन है तो ये तो सबसे बेस्ट है, गो फॉर मेडिसिन। क्योंकि जब सबसे पहले मेडिसिन पढ़ोगे और वार्ड के साथ साथ मेडिसिन आपका इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि वो पूरा साल चलेगा। मेडिसिन को आपने वार्ड के साथ कवर किया, 3 से अब हमारे टाइम पे 3 यूनिट्स थे, अभी मेरे ख्याल से मेडिसिन के 4 यूनिट्स हैं। आपने उसके ना पोर्शंस बना लेना है कि मुझे अगर 1 मंथ का 1 वार्ड है तो मुझे इस वार्ड में क्योंकि वार्ड में आपको कैसे पढ़ाया जाता है कि आपको एक वार्ड में आपको एक वार्ड में रेस्पिरेशन पढ़ाया जाता है, दूसरे वार्ड में आपको GIT पढ़ाया जाता है, एब्डोमिनल स्टडीज़, ठीक है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको अपने चैप्टर्स डिवाइड करना है। मुझे ये अगर इस वार्ड में पढ़ाया जा रहा है तो ये चैप्टर भी मुझे इसी वार्ड के साथ कंप्लीट करना है। इस तरह से आपके लिए आसान भी हो जाएगा, आपका वार्ड भी, वार्ड टेस्ट भी, और उसके अलावा आपका जो कोर्स है वो भी कंप्लीट होता जाएगा, सिलेबस, ठीक है। इस तरह से वार्ड पहले मेडिसिन करनी है, मेडिसिन के बाद आप मेडिसिन करोगे, फिर आपको सर्जरी भी थोड़ी बहुत साथ लेके चलनी है, ठीक है। पर ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब आप मेडिसिन पढ़ते हो तो आपका पूरा फोकस मेडिसिन पे आता है, आप नहीं कर पाते हो उसके साथ कोई और सब्जेक्ट, लेकिन थोड़ा बहुत। लेकिन आपने अगर दिन में 5 घंटे मेडिसिन को दीजिए, आपको 1 घंटा 2 घंटा अगर सर्जरी या पीस में देना है तो उस पर कोई आपका नुकसान ही आपका ही भला हो रहा है, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए। अब उसके बाद अगर आओ तो यानी आप आराम से, सॉरी फॉर द गैप, पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, वो कोई आ गया था। तो अब बैक टू द वीडियो। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच सब्जेक्ट शुड आई डू फर्स्ट और शुड आई स्टडी ऑल टुगेदर। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले मेडिसिन को लेना चाहिए, 1 बाय 1 सब्जेक्ट को लो, विथ रोटेशंस करो। सबसे पहले मेडिसिन को लो। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अगेन, लेकिन आई होप कि मैंने लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो क्लियर कर लिया था। व्हाट अबाउट द PDFs एंड स्लाइड्स इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। PDFs के लिए या स्लाइड्स के लिए तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले अपने मोबाइल का जो आपका स्टोरेज सिस्टम है, अगर वो तबाह करना है तो इन चीज़ों को रख लो, ठीक है। तो मैंने कभी भी PDFs और स्लाइड्स ऐसे चेक नहीं किए, कुछ रेयर केसेस में, बिल्कुल कुछ रेयर केसेस में कि आपको क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे। नाउ यू आर वरीड कि आप क्या करें, कहाँ से गाइडलाइन लें। हेलो। तो आपको क्या करना है कि आपको PDFs में सिर्फ चेक कर लेना है कि इस टॉपिक पे टीचर ने आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं, ठीक है। ये है। बाकी एज सच आपने अगर बुक अच्छा पढ़ लिया, टीचर्स कहाँ से स्लाइड्स बनाते हैं, वो भी डेफिनेटली इन्हीं में से बनाते हैं। लेक्चर अच्छे से सुन लो एक बार, ताकि चीज़ें आपकी नज़र से गुजरी हुई हों, तो टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो एक बार आपको अच्छे से समझ आ जाए। और जब आप खुद पढ़ेंगे ना तो फिर आप इन चीज़ों को रिलेट कर सकेंगे कि हाँ, मैंने बुक में ये चीज़ पढ़ी है और टीचर ने जब पढ़ाया था तो उसने ये सारी चीज़ें बताई थी। और बाज़ औक़ात लेक्चर के दौरान टीचर्स जो हैं वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनके लिए कोई ना कोई हिंट दे के जाते हैं, तो उनको लिखा करो। वही चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम्स में ना आपके लिए जो होती है ना कि आउट ऑफ सिलेबस आ गई हैं, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होती है, वो ड्यूरिंग द लेक्चर आपको हिंट मिल जाता है। आपको उन चीज़ों को गौर करना होता है, टीचर्स के वर्ड्स को गौर से सुनना होता है, बहुत फोकस्ड रहना पड़ता है, तब आप जाके वो मेन पॉइंट्स कैच कर पाते हो, ठीक है। दैट्स व्हाई यू हैव टू अटेंड ऑल द लेक्चर्स इन फाइनल ईयर। और शुक्र है अब तो तुम लोगों का बायोमेट्रिक हो गया है, तो तुम लोग ना ये क्लासेस बंक नहीं कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन टू डू पास्ट पेपर्स एंड हाउ टू सॉल्व पास्ट पेपर्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ टू डू पास्ट पेपर्स। मेडिसिन के लिए ना आप लोग सबसे पहले ये डायलॉग ज़रूर सुनोगे कि क्या होते हैं ये पास्ट पेपर्स, जला दो इन्हें। तो ऐसा नहीं है। पास्ट पेपर्स में से अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो मसला नहीं है। पास्ट पेपर्स आपको इसलिए हेल्प नहीं करते कि आपका 100% पेपर आपको वहीं से निकाल के देंगे। पास्ट पेपर्स आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। आपको मेडिकल में सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डायग्नोसिस बनानी है, वो सारे सिनेरियो बेस्ड होते हैं, चाहे वो मेजॉरिटी ऑफ PCQs हो या फिर आपकी जो थ्योरी पेपर हो, ठीक है। उनमें आपको डायग्नोसिस कैसे आएगी, जब आप पास्ट पेपर से क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, सॉल्व करोगे, उनको बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपको क्वेश्चंस के जो हिंट लाइंस होती हैं वो मिलेंगी, जो आपको उनके बज़वर्ड्स होते हैं वो मिलेंगे, वो आपको जहन में रखने कि अगर किसी में बटरफ्लाई रैश आ रहा है तो उसका SLE है, अगर किसी में ये आ रहा है तो उसका ये है। इस तरह से आपको अपने हिंट वर्ड्स ढूंढ के रखने हैं। वो सारी प्रैक्टिस आपकी पास्ट पेपर से होगी। करने का है पास्ट पेपर्स, ये मसला है। हाँ, तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि
आपने जैसे एक सब्जेक्ट को आधा कंप्लीट कर लिया या ओवरऑल पूरा कर लिया, आप उसको दोबारा एग्ज़ाम्स के लिए रिवाइज़ करने से पहले एक नज़र पास्ट पेपर से देखिए और वो जो पास्ट पेपर्स के टॉपिक हैं उनको आप बुक में मार्क करते जाएं, ठीक है। और जैसे अगर आपने फॉर सपोज़ कोई एक टॉपिक है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, किसी में डायग्नोसिस पूछिए, किसी में इन्वेस्टिगेशन, किसी में उन्होंने मैनेजमेंट पूछी है, किसी में तीनों चीज़ें पूछी है, किसी में कोई और चीज़ भी साथ में पूछ ली है, ठीक है। या फिर उन्होंने पूछा है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कौन सी होगी, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन कौन सी होगी। तो आपने उस टॉपिक के सामने ये सारे एस्पेक्ट, उस क्वेश्चन के पूरे एस्पेक्ट्स जो भी आप पास्ट पेपर से निकालेंगे, इस तरह से वो उस टॉपिक के सामने आपने लिख लेने हैं, ताकि जब आप एनुअल एग्ज़ाम में उस चीज़ को रिवाइज़ करें, आपके सामने होगा कि ये चीज़ें पास्ट पेपर में पूछी गई हैं, तो मुझे इन चीज़ों पे ज़्यादा बेहतर तरीके से फोकस करना है, ठीक है। इस तरह से आपके थीम पेपर्स बन जाएंगे। थीम पेपर्स का मतलब क्या होगा कि आपके पास टॉपिक के पूरे क्वेश्चन हैं और आप उन चीज़ों को बस रिवाइज करते जा रहे हो, ठीक है। ये इस तरह से ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यू मस्ट ओके शुड वी मेक नोट्स और नोट। फाइनल ईयर में नोट्स बनाना है, मतलब मैंने नहीं बनाया टू बी ऑनेस्ट। वही टेक्निक कि आपने सिर्फ इरफान मसूद पे, अगर आप इरफान यूज़ करो इरफान पे नोट करो, अगर आप इनाम यूज़ करो इनाम पे नोट करो, बस उसी पे क्वेश्चंस को नोट करते जाओ, क्योंकि इतना सिलेबस है, आप किसी चीज़ों के नोट्स बनाओगे। अगर आप नोट्स एडिक्टिव हो भी, ठीक है, तो आप उनकी यूज़ टू हो भी, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप मेजर टॉपिक्स जो हैं उनके बस बना लो, पूरे नहीं बनाओ, वेस्ट ऑफ टाइम आई थिंक, क्योंकि सिलेबस इतना होता है वो पढ़ के ख़त्म नहीं हो रहा होता, तो आप कैसे नोट्स पे इतना टाइम लगा सकते हो। फ्लैश कार्ड्स बना लो, वो रख लो अपनी उसी टॉपिक के सामने। ये इस तरह की चीज़ें यूज़ करो जिससे आपका टाइम भी बचे, आप उस टाइम को सही जगह पे यूटिलाइज़ करो और वो चीज़ एट द एंड आपको कुछ फ़ायदा भी दे, ठीक है। अब है कि हाउ टू स्टडी फॉर वार्ड रोटेशन, दैट्स अ डिटेल टॉपिक, पर मैं इसको इसी चीज़ में कर रही हूँ, इसी वीडियो में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आपको वार्ड रोटेशंस में सिलेबस साथ साथ कवर करते जाना है, ठीक है। अब आ जाओ कि वॉट के लिए पढ़ना क्या है। वॉट के लिए सबसे पहले फाइनल ईयर में आपको हिस्ट्री अच्छे से आनी चाहिए। टीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपने थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में टीचर ने जो आपके साथ मत्था मारा होता है ना कि हिस्ट्री लो हिस्ट्री लो हिस्ट्री लो, तो वो इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को कम से कम हिस्ट्री तो लेने आती होगी, लेकिन नहीं आती है। तो फाइनल ईयर में इस चीज़ को हल्का बिल्कुल नहीं लेना है, आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से लेनी है। इवन जो आपका एनुअल का वाइवा होगा उसमें आपकी सिर्फ हिस्ट्री वही आपकी प्रोग्रेस उनको बता देती है। वो हिस्ट्री से ही आपको जज कर लेते हैं कि इस बच्चे ने क्या गोल खिलाया हुआ है पूरे साल में, ठीक है। दे विल नॉट लुक फॉर योर प्रोग्रेस कार्ड, फॉर योर लॉग बुक और एनीथिंग एल्स, सिर्फ कहेंगे हिस्ट्री प्रेजेंट करो, हिस्ट्री में पता चल जाता है उन्हें। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि वो हिस्ट्री के बाद क्वेश्चन भी नहीं करते हैं, वो वहीं पे इतने डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि इसको हिस्ट्री नहीं आ रही, इसको आगे क्या आता होगा, ठीक है। तो हिस्ट्री पे फोकस करना है। हिस्ट्री आपको मार्क्स भी दिला सकती है, हिस्ट्री आपको बेड़ा गर्क भी कर सकती है, ठीक है। तो हिस्ट्री पे फोकस करना है। हिस्ट्री कैसे लेंगे, हिस्ट्री की प्रैक्टिस करनी है, सही गलत जो भी है बस लेते जाओ, पूछते जाओ, जो भी आपको पेशेंट मिल रहा है आपने अगर आपको एक दिन आप गए, आपको हिस्ट्री नहीं लेने आ रही, आप जैसे ही रूम पे जाते हो आप उस केस के क्वेश्चंस पढ़ो, उस केस की थ्योरी पढ़ो। जब थ्योरी पढ़ोगे तो समझ आएगा कि व्हाट शुड आई आस्क और व्हाट शुड आई नॉट आस्क, ठीक है। क्या चीज़ें पूछनी क्या नहीं पूछनी, कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें से क्वेश्चंस बनाते हैं, कौन सी उसकी पास्ट हिस्ट्री है उसमें से क्वेश्चंस बनाते हैं। ये सारी चीज़ें रिलेट करके आपकी हिस्ट्री बनती है। हिस्ट्री लेनी है, हिस्ट्री में आपकी स्किल्स, नॉलेज और प्रैक्टिस, ये तीनों चीज़ें, ठीक है। स्किल्स कैसे मैंने बताई कि आप क्वेश्चंस किस तरह से पूछ रहे हो, उसी में से पता चल जाता है, और प्रैक्टिस के साथ आपकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं। नॉलेज आपकी तब होगी जब आपने थ्योरी अच्छी पढ़ी होगी, जब आपने केस स्टडी अच्छे से की होगी। तो ये तीनों एस्पेक्ट आपके हिस्ट्री में कंप्लीट हो गए तो वेल एंड गुड। उसके बाद आ जाओ एग्जामिनेशंस कौन सी करनी है। एग्जामिनेशंस का सबसे पहले मैं बता दूँ कि थ्रू आउट द ईयर प्रैक्टिस करना। ये नहीं कि मैंने अगर मेडिसिन में वार्ड 1 में मुझे सारी एग्जामिनेशन सिखा दी हैं तो मैं वार्ड 2 में क्यों करूँ, 3 में क्यों करूँ। नहीं, आप कितनी भी एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस करो, एट द एंड तक वो इनफ नहीं होता, आप कुछ ना कुछ भूल जाते हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे छोटी छोटी चीज़ें आपके जहन में रहेंगी, आपके एक रिफ्लेक्सेस बन जाते हैं। प्रैक्टिस करनी है, पूरा साल प्रैक्टिस करनी है। और ख़ास तौर पे किन चीज़ों की, सबसे पहले बेसिक जीपी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन को सीखो, उसके बाद आप रेस्पिरेशन को सीखो, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन को सीखो, सीएनएस को सीखो, अपर मोटर, ये सारी चीज़ें आपको सारी एग्जामिनेशंस करनी है।
बोर्ड में करो, जितने भी पेशेंट्स पे करते हो हिस्ट्री ली, उस हिस्ट्री के बेसिस पे अब जो उसकी देखो फुल एग्जामिनेशन कर सकते हो, इतना टाइम है तो फुल करो, अगर फुल जिस केस में नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट उसका जो उस वक्त फॉर एग्जांपल अगर आपको वो जीआईटी से रिलेटेड पेशेंट मिला है तो उसकी एब्डोमिनल कर लो, सीएनएस से रिलेटेड है तो वो कर लो, उस हिसाब से आप उनकी एग्जामिनेशंस करते आओ, ठीक है, ताकि इसमें उनका फ़ायदा नहीं आपका फ़ायदा है, आपके सिर्फ रिफ्लेक्सेस बनेंगे, एटलीस्ट आपको पता होंगे स्टेप्स में से पहले कौन से करने हैं, बाद पे कौन से करने हैं, किस तरह से करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको एग्जामिनेशंस में फ़ोकस रखनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, अच्छा मैं इन चीज़ों के बिना मैं आपको वो पिक्चर्स अटैच कर दूँगी यहाँ पे, ठीक है। फिर आ जाओ कि डेली केस स्टडी अवार्ड राउंड्स फॉर डिस्कशन। डेली केस स्टडी का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप जो टॉपिक जो केस आपको मिल रहा है उसको जाके रूम पे पढ़ो, इनफ है। उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी देखो, हो सकता है आपको शुरू में ये मसला हो कि आपको लगता हो बहुत सारे केसेस हैं मैं किन चीज़ों को पढ़ूँ, पर हमारे पास ना तकरीबन केसेस रिपीट होते हुए ही आते हैं, जीआईटी के आएंगे, डायरिया के आएंगे, एनीमिया के आएंगे, तो एक दो बार आपको मुश्किल लगेगा, आपके पास जब 10-12 टॉपिक्स आप कवर कर लोगे उसके बाद आपके पास पेशेंट्स वही वापस दोबारा रिपीट हो रहे होते हैं, फिर आपको खुद आसानी होगी एग्जामिनेशंस में, हिस्ट्री पूछने में, डायग्नोसिस बनाने में, टीडी रूल आउट करने में, ठीक है। अब उसके बाद बोर्ड राउंड्स अटेंड करने होते हैं, डेफिनेटली करने होते हैं, पर उसमें जितना हो सके पार्टिसिपेट करें, अगर नहीं कर पा रहे हैं कम से कम आप लोग उन चीज़ों को सुने, और जो पीजीज़ का एचओज़ का डिस्कशन चल रहा होता है ना उसको खामोशी से सुन के समझने की कोशिश करें कि कंसल्टेंट्स जो हैं, जो टीचर्स हैं, वो किस तरफ उनको क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और वो बाज़ औक़ात फाइनल ईयर के लिए भी काफ़ी चीज़ें उसी में बता देते हैं, और आपके वार्ड राउंड्स अलग से होते भी हैं जिनमें टीचर्स आपको बेड साइड लेके जाते हैं, वहीं पे प्रैक्टिस करवाते हैं, वहीं पे आपको उसी केस के ऊपर वहीं पे खड़े होकर स्टडी करवाते हैं, तो वो चीज़ें मैंडेटरी हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको एनुअल में पूछी जाती हैं, ठीक है। वो चीज़ें आपको शायद यूट्यूब पे ना मिले, वो चीज़ें शायद आपको बुक्स में ना मिले जो टीचर्स अपने एक्सपीरियंस से बता रहे होते हैं, तो उन चीज़ों को पिकअप करना इसका मतलब कि टीचर की नज़रों में आपका एक अच्छा इमेज तो बन जाएगा कि बंदे ने मेहनत की हुई है, ठीक है, आ कितना भी रहे पर मेहनत की हुई है, कान उसके खुले हुए थे, समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडी कैसे बनाते हैं। पहले हिस्ट्री ले लो, हिस्ट्री बनाना सीखो, हिस्ट्री पूछना सीखो, उसके बाद डीडी आ जाएगी। डीडी आपको वक्त के साथ आएगी, कैसे कि शुरू में चलो 1-2 मंथ आपको डीडी नहीं भी आ रही, कोई मसला नहीं है, जैसे जैसे आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग होगी, जैसे जैसे आपको हिस्ट्री लेने आएगी, आप डीडी भी बना लोगे और डीडी रूल आउट भी कर लोगे, ठीक है। डीडी बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, बस आपको उससे कुछ कदर उसको रिलेटिव ही डायग्नोसिस रखनी होती हैं, 3-4 डायग्नोसिस आपको रखनी होती है, और सबसे जो आपको ना सीक्वेंस वाइज रखनी होती है कि सबसे पहले ये है, अगर ये नहीं तो फिर ये है, ऑप्शंस इस तरह से आपको देके डायग्नोसिस बनानी होती है, इतना मुश्किल काम नहीं है, पर सबसे पहले ग्रिप आपको थ्योरी पे रखनी है, थ्योरी स्ट्रॉन्ग होगी तो हिस्ट्री ले सकोगे विद प्रैक्टिस, और उसके बाद डीडी आराम से बन जाएगी। डीडी बन गई तो फिर वो रूल आउट करने भी आ जाएगी। इंस्ट्रूमेंट्स, अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स कौन से आपको लेने हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कभी भी किसी आश्रय पर मत रहो फला लेके जाएगा। हाँ, अगर ग्रुप है आप लोगों का, ग्रुप में पढ़ते हो तो डेफिनेटली दोस्त ने ले लिए, पर आपके पास अपने इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब वो एग्ज़ाम टाइम आता है तो आपके पास अपने इंस्ट्रूमेंट्स होना लाजमी है, उनकी भी मार्क्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम्स के लिए मैं आपकी अलग से वीडियो बना लूँगी, उसमें मैं आपको प्रॉपर बता दूँगी कि हर एक छोटी छोटी डिटेल, एग्ज़ामिनेशंस वगैरह, और आपको पूरी गाइडलाइन एग्ज़ाम के दिन वाली भी कि उस दिन आपको किस तरह से प्रिपेयर होके जाना है, वो सारा मैं बता दूँगी। फ़िलहाल अगर इंस्ट्रूमेंट्स पे आते हैं तो आपके पास अपना बीपीएफ होना चाहिए, स्टेथ होना चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू मस्ट हैव योर सैनिटाइज़र एंड हैमर होना चाहिए, मेजरिंग टेप एंड टॉर्च, ठीक है, और रिस्ट वॉच जो कि नहीं लेते हो तुम लोग, ठीक है, फिर मोबाइल उठा के खड़े हो जाते हो टीचर्स के सामने और उनको फिर गुस्सा आ जाता है, तो ये चीज़ें इन पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की, मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि मैं भूल जाती, इतने सारे सवाल थे, मैंने लेट भी बहुत कर दिया था तो उस वजह से सवाल बढ़ गए थे। तो अभी एग्ज़ामिनेशन फॉर फाइनल ईयर वो मैंने एंड में बताऊंगी डेफिनेटली वो वीडियोस पर, आप लोगों को जो मैंने एग्ज़ामिनेशंस बताई हैं, जो टीचर सिखा रहे हैं उन चीज़ों पे फोकस करो और वो प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। बाकी एट द एंड मैं वीडियो भी लगा दूँगी, जब मेरी अपनी हाउस में रोटेशन से स्टार्ट होंगी तो मैं इन चीज़ों की वीडियोस अपलोड कर दूँगी, ठीक है, एग्ज़ामिनेशंस की, ताकि एंड टाइम पे जब आप लोग डे बिफोर एग्ज़ाम रिवाइज़ कर रहे हो तो आप लोगों को आसानी होगी, सही है।
उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर फॉर फाइनल ईयर, शुड आई चेंज माई वार्डरोब, शुड यार देखो, अगर तुम्हें सबसे पहले मेडिसिन मिल रहा है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं कि वार्ड चेंज करो, ठीक है। पर अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं किसी फ्रेंड के साथ जाऊँ किसी, तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें छोड़ के सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो तो ज़्यादा बेहतर है। रूम पे आके तो वैसे भी साथ ही प्रैक्टिस करते हो ना तुम लोग, ठीक है। अगर नहीं हो रहा फिर भी बिल्कुल दिल कर रहा है तो कर लो चेंज, वरना इतना ज़रूरी मैं नहीं समझती कि वार्डरोब चेंज करना चाहिए। आपको अपना स्टडी प्लान खुद बनाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, और लाजमी नहीं है कि वो जिस तरह से पढ़े आप भी उसी तरह से पढ़ सको। तो आई नॉट प्रिफेयर इट, छोड़ दो, नहीं चेंज करो, अपना जो आपका चल रहा है उसी हिसाब से चलो। अच्छा, अब आ जाओ कि आपको ईयरली प्लान कैसे बनाना है। अब हाँ, इतना सब कुछ कैसे होगा, ये वाला सवाल सुन के ही तुम लोगों को हार्ट अटैक अभी आ गया होगा, ठीक है। फिर जब तुम्हारा एग्ज़ाम होगा दूसरा हार्ट अटैक तब आएगा, और जब रिज़ल्ट आएगा अल्लाह ना करे अच्छा रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। चलो, तो करना कैसे है, सबसे पहले आप लोगों को ये भी मैं ना बना के सामने रख दूँ आप लोगों के लिए तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से। देखो, पूरा ईयरली प्लान बनाओ, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करो, आपका स्पोर्ट्स वीक भी इंक्लूड करो, आपकी जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, आपके ट्रिप हो गए, आपकी पार्टीज़ हो गई, आपकी ग्रेड वीक हो गया, सब कुछ इंक्लूड करो कि मुझे इन चीज़ों को अगर टाइम देना है तो इतना इतना टाइम देना है। उसके बाद मुझे बाकी का टाइम अपनी पढ़ाई में भी कैसे एडजस्ट करना है वो भी पूरा प्लान करो, ठीक है। अब ये मैं प्लान नहीं बना सकती, ये आप सबका अपना होगा, किसी को कोई चीज़ अटेंड करनी है, किसी को नहीं अटेंड करनी है, ठीक है। पर मैंने फाइनल ईयर में खुद बहुत कम इवेंट्स अटेंड किए थे। आई जस्ट वेंट ऑन अ ट्रिप, और ग्रेड वीक भी नहीं, और दूसरी चीज़ें भी नहीं, स्पोर्ट्स वीक भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ट्रिप किया था, वो इनफ था। और वो बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा कि चलो ट्रिप पे जाना बहुत ज़्यादा बेहतर है, कि आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। आप कंटिन्यूसली इतना पढ़ रहे होते हो तो आपको एक ब्रेक चाहिए होता है बीच में फ्रेश होने के लिए, तो वो इनफ था, वो बिल्कुल अच्छा डिसीजन था। बाकी के टाइम मैंने किस तरह से स्टडी की वो मैं चार्ट लगा दूँगी, ठीक है। और थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ कि आपकी क्लासेस आपको रेगुलर लेनी है, आपकी अटेंडेंस भी लाजमी है, और आपके लेक्चर्स को समझ आना आपको लाजमी है। हर चीज़ यूट्यूब पे वैसे नहीं मिलती जैसे आपको जो वहाँ पे एग्ज़ाम में परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो लेक्चर्स को सुनो, डेफिनेटली यूट्यूब को भी सुनो, हम सब ने यूट्यूब से सुन के ही पास किया है, लेकिन जस्ट पास करना एक बहुत अलग बात है, और एक अच्छे मार्क्स लेके पास करना फाइनल ईयर में मैटर करता है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत सीरियस हो जाओ, इससे पहले कि मुझे गुस्सा है कि तुम लोग सीरियस क्यों नहीं हो रहे पढ़ाई को लेके, लेकिन सीरियस हो जाओ, फाइनल में मैटर करता है। अच्छे नंबर से पास होना, तो उसके लिए थोड़ा सा फोकस, थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी सी मेहनत चाहिए होगी, ठीक है। फिर आपने क्लासेस ली, अपनी टू डू लिस्ट बनाओ कि मुझे आज दिन में ये सारी चीज़ें करनी है। रात को सोने से पहले अपनी टू डू लिस्ट तैयार रखोगे, कल मेरा ये टारगेट है और ये चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी है। उसमें आपका नमाज, खाना, पढ़ाई, लाइब्रेरी, वार्ड के लिए प्रैक्टिस, एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस, सब चीज़ें आ गई, ठीक है। टाइम टू टाइम वो बनाते जाओ। करना क्या है कि 7 से 2 बजे तक आप लोगों की क्लासेस और वार्ड्स होते हैं, ठीक है। 2 से 4 बजे का ब्रेक लो, उसमें आपकी नमाज़ भी आ गई, लंच भी आ गया, रेस्ट भी आ गया। 4 बजे भागो लाइब्रेरी, चलो ज़्यादा आराम की ज़रूरत है 5 बजे भागो लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में तुम लोगों को नहीं मज़ा आ रहा, कहीं और जगह जहाँ पे सुकून से पढ़ सको, ग्रुप स्टडी कर रहे हो वहाँ पढ़ सको, जहाँ भी, लेकिन पढ़ाई पे फोकस हो, कोई और डिस्कशन नहीं हो, कोई फजूल बात नहीं हो, सिर्फ पढ़ाई हो, ठीक है। पढ़ाई की 4 बजे से तुम लोग गए हो, 5 बजे से तुम लोग गए हो, जो भी टाइम तुम लोगों को सही लग है, ठीक है। तो मेरा टाइम 10 बजे तक का होता था, 10 से 11 फिर वॉक का टाइम रख लो, क्योंकि फ़्रेश होना लाजमी है, ठीक है। कंटिन्यूस इतना पढ़ रहे हो तो फ्रेश होना लाजमी है। 10 से 11 आपका वॉक का टाइम हो गया। फिर आप 11:30 पे आपने कुछ और कर लिया, खाना वाना खा लिया या जो भी, या वॉक से पहले खाना खा लिया, 11:30 तक फ्री हो जाओ, नमाज़ वगैरह पढ़ के 12 बजे आप लोगों को एनी हाउ सोना है, क्योंकि 12 से 7 तक आपकी नींद लाजमी है। इतना खुद को स्ट्रेस देना, इतनी पढ़ाई करना, इतना खुद को एक चक्की में पीसना आपके दिमाग के लिए ज़रूरी है कि फिर वो 12 से 7 तक आराम करे, और प्रॉपर आराम करे, बिल्कुल सुकून से रिलैक्स होके, फ्री होके, ठीक है। टारगेट किस तरह से कंप्लीट करने हैं, अगर ये नहीं समझ आ रहा तो फिर मैं इसके लिए जो दूसरी वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें ये चीज़ें बता दूंगी, जो चीज़ें रह जाएंगी। और भी कोई क्वेश्चन हो वो पूछ लेना, इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, तो मैं वो भी बता दूंगी, ठीक है। बाकी दूसरा, हाँ, एक चीज़ के
देखो अभी तक तुम लोगों ने बहुत चिल और इजी लाइफ गुजारी होगी, बहुत रिलैक्स, पर अब फाइनल ईयर में थोड़ा सा अगर अच्छे से पढ़ लोगे, थोड़ा सा तो टीचर्स बहुत अच्छे, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लोगे, आपको आगे जाके बहुत फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ का, बहुत फ़ायदा। क्योंकि अब आप लोग हाउस जॉब में आओगे, एक प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होगी, अब आप लोगों की एक्सक्यूज़ वाली लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो थोड़ी सी मेहनत करो, किसी सीनियर की कोई फ़िज़ूल बात मत सुनो कि पास्ट पेपर्स सिर्फ कर लो, सिर्फ ये वाले नोट्स कर लो, नहीं। अब आपको ये सोच के पढ़ना है कि मैं जो पढ़ रही हूँ वो मैं अपने पेशेंट्स के लिए पढ़ रही हूँ, वो मैं अब अपने रिजल्ट्स के लिए नहीं पढ़ रही, अब पेशेंट्स के लिए पढ़ रही हूँ। मैं कोई चीज़ स्किप नहीं कर सकती, मैं हर चीज़ को जितना बेहतर हो सके, जितना अपना पोटेंशियल यूज़ कर सकती हूँ, मैं उस हिसाब से पढ़ूँगी, ठीक है? ये आपके माइंडसेट होना चाहिए। और बाकी मेरी सुनो, किसी और की क्यों सुन रहे हो, ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मोटिवेट भी करती रहूँ टिल योर लास्ट एग्ज़ाम्स, और उसके अलावा हेल्प भी करती रहूँ। अब अगर कोई और चीज़ मुझसे मिस हो गई हो या कोई और चीज़ जो आप पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट करो। बाकी आप लोगों की मैं जो मेरी अपनी प्लानिंग्स है आप लोगों को हेल्प करने की, तो उसमें मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं आप लोगों की फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम्स होंगे उससे पहले मैं आपकी प्रेप्स में मैं आपके लिए एग्ज़ामिनेशंस की वीडियो अपलोड कर दूँगी, या फिर एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट स्टफ़, तो मैं उसकी भी वीडियोज़ अपलोड कर दूँगी। नोट्स अगर बनाना चाहते हो तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने थोड़े बहुत नोट्स आपको फॉर सैम्पल पर्पज़ दिखा दूँगी एट द एंड। अगर आप लोगों को बेहतर लगे तो उस तरह से बनाएं, वरना ना भी बनाए कोई मसला नहीं है। मैंने भी नोट्स बनाना छोड़ दिए थे, शुरू में थोड़े बहुत बनाए थे, फिर छोड़ दिए थे। बाकी मैंने पूरी स्टडी अपने बुक पे फोकस करके की थी, ठीक है? और कोई और चीज़ जो रह गई हो, वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि इस चीज़ ने आपको हेल्प आउट किया या नहीं किया। बाकी स्टे मोटिवेटेड, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड फोकस्ड। डिसिप्लिन लाजमी है, खुद की वो टू डू लिस्ट बनाओ और डिसिप्लिन लाओ आराम से। फाइनल का मसला ही नहीं है, फाइनल ईयर विल बी हलवा फॉर यू, ठीक है? कोई मसला ही नहीं है, फाइनल ईयर इतना ईजी है, ठीक है? और बाकी आप लोगों के फीडबैक के लिए आई विल वेट फॉर द कमेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।